अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद मुमताज़ है और आप लोग मुझे परिज़ाद में गुरु के रूप में देख रहे हैं। बहुत मोहब्बतें समेट रहा हूँ आप लोगों की, बहुत प्यार समेट रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Heart to Hot. बहुत रेयर है कि आप किसी एक्टर की परफॉर्मेंस देखें, उनकी पहली परफॉर्मेंस हो, डेब्यू परफॉर्मेंस हो और पहले ही शॉट से वो अपनी परफॉर्मेंस को रजिस्टर करा दें। रेयर है, बट इट्स नॉट इंटायरली इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ये इनक्रेडिबल फीट अचीव किया। जब मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी, और झूठ नहीं बोलूँगा, पहले शॉट के बाद ही मुझे वो खलबली सी मचना शुरू हो गई, यार ये कौन शख्स है और ये कौन है, ये इसका क्या नाम है, इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। और जैसी वो किस्त ख़त्म हुई, बिलीव मी, मैंने उनका नंबर ढूंढा, मैंने उनको रीच आउट किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने वो मेरी जो ऑफर थी, रिक्वेस्ट थी इंटरव्यू करने की, वो एक्सेप्ट की और मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। आई हैव विद मी द इनक्रेडिबली टैलेंटेड, और अभी जैसे जैसे आपको उनके बारे में मजीद चीज़ें पता चलना शुरू होंगी तो आप भी मेरी तरह हक्का बक्का रह जाएंगे। आई हैव विद मी असद मुमताज़ मलिक साहब, जिनको आप देख रहे हैं आजकल परिज़ाद में गुरु के रूप में। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कंप्लीटली ब्लोन ओवर बाय योर परफॉर्मेंस इन परिज़ाद। मुझे बताएं कि मेरे अलावा और लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है आपको अपने पहले अपीयरेंस के बाद? हसन भाई, जहाँ तक फीडबैक की बात है तो मैं सच बताऊं आपको, मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इंडिया, नॉर्वे, जर्मनी, हॉलैंड, यूके, यूएसए, दुबई, सऊदीया, मेरे पास मैसेजेस हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जो लोगों ने मुझे वहाँ से प्रेस किया है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो प्यार आप लोगों ने मुझे इन 4 दिनों में दिखाया है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बट असद भाई, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरे सिनेरियो में ये है दैट यू बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर क्लोज टू 24 years नाउ। यस, मुझे तकरीबन 23-24 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 23-24 साल हो गए हैं, और अब ऑडियंसेस को शायद थोड़ा ज्यादा झटका लगे कि आपने ये 23-24 साल कैमरे के पीछे गुजारे। बिल्कुल, कैमरे के पीछे गुजारे हैं। आई एम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एंड देन डायरेक्टर। उसके बाद में डायरेक्टर भी हुआ। तो यस, मेरा कैमरे के पीछे से स्टार्ट है एज अ कैमरामैन, बल्कि यूं कहें कि मेरा स्टार्ट एज अ वेडिंग फोटोग्राफर है। तो और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में एंटर हुआ एंड काम करता रहा। मुताद्दिद सीरियल्स आप लोगों ने देखे हैं जो मैंने किए हैं, जिसमें सर फहरिस्त है अलिफ, एंड उससे पहले आऊँ तो दाम है, और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं जो मैंने एज अ डायरेक्टर फोटोग्राफी किए हैं। एज उन ऑडियंसेस के लिए जो इतना शायद नहीं इसको बारीकी से समझ पाते, बट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक्चुअली वो इंसान होता है जो कि कैमरा हेड कर रहा होता है एक पूरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। सो अलिफ में जितने वो सारे खूबसूरत शॉट्स थे जिनकी हमने भी अपने रिव्यूज में बहुत तारीफ की थी, जो टर्की में भी शूट हुआ, जो यहाँ कराची में भी जो शॉट्स थे, उसके पीछे जो कैमरा ऑपरेट करे थे वो असद भाई थे। जी एंड इट्स नॉट जस्ट अलिफ, देन ऑफ कोर्स दाम, और बेशुमार आपने 24 साल से आप, जी जी, काफ़ी सीरियल्स हैं। अब वो नाम मैं लेता रहूँगा तो वो काफ़ी सारे। काफी लंबी बात है। बट असद भाई, गोइंग टू द बिगिनिंग नाउ, बिकॉज ऑब्वियसली एक शायद कुछ लोगों के लिए लगे यार कि परिजाद में आए और एक ही शॉट दिया और यार वाह वाह कमाल हो गई, और बिकॉज आजकल परिजाद इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज एज वेल, क्रिटिकली एक्लेम्ड भी है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो यार ये तो छक्का लग गया भाई कि पहले ही शॉट किया और पॉपुलैरिटी और सब कुछ हो गया। बट ये जो 24 साल का एक सफर है, ये एक्चुअली शुरू कब हुआ और कैसे हुआ? आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा के 93 इज व्हेन यू एक्चुअली जी बिल्कुल, एक्चुअली वांटेड टू जी बिकम एन बिल्कुल, एक्टर। मैं बताता हूँ आपको। असल में 93 में मैंने मैट्रिक किया, और उसके बाद हुआ ये कि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था शुरू से।
तो 93 में जब मैट्रिक हुआ उसके बाद 2 महीने का ऑफ मिलता है सबको, कॉलेज एडमिशन, रिजल्ट, ये। तो उस थोड़े छोटे से पीरियड में मैंने पीटीवी के चक्कर लगाना शुरू किए। एंड मैं अपने तकरीबन तमाम सीनियर डायरेक्टर्स, हैदर इमाम रिजवी साहब, हारून रेन, काजिम पाशा, काजिम जलाली और बहुत सारे डायरेक्टर्स, कभी मैं किसी के रूम का दरवाज़ा खटखटाता था, बड़ी मुश्किलों से। अव्वल तो अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, तो बड़ी मुश्किलों से वो अंदर जाने की, पर वो भी एक किस्सा है कि मैं पीटीवी रिसेप्शन के बिल्कुल सामने एक छोले वाला, भावलपुर छोले वाला बैठता था, मैं उसके पास जाके दोपहर का खाना खाता था। तो जब मैं 1 हफ्ते तक जाता रहा और मुझे एक्सेस नहीं मिला पीटीवी के अंदर जाने का, तो वो उस बेचारे को मुझ पर तरस आया और उसने, जो रिसेप्शनिस्ट उसके पास आके खाना खाता था, उससे मेरी सिफारिश की कि यार इस बच्चे को अंदर जाने दो यार। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे उसके बिहाफ पर मुझ पर तरस खाया और मुझे चिट बना के दे दी और मैं अंदर चला गया। उसके बाद में काफ़ी प्रोड्यूसर्स और इन डायरेक्टर्स के पीछे लगा रहा। खैर वो उस वक्त नहीं होना था, वो नहीं हुआ। जिंदगी आगे चलती रही। मैं वेडिंग फोटोग्राफी शुरू की। वेडिंग फोटोग्राफी से फिर मैंने निदा स्टूडियो ज्वाइन किया एज एन। उससे पहले मैंने नॉन लीनियर एडिटिंग एंड 3D एनिमेशन में डिप्लोमा किया फ्रॉम नूर कॉलेज। एंड फिर मैंने निदा स्टूडियो ज्वाइन किया एज इंटर्नशिप। एंड देन वहाँ से जर्नी बिगिंस। फिर मैं करता रहा और देन आई बिकेम कैमरामैन। फिर कैमरामैन काम करता रहा। फिर देन आई बिकेम डायरेक्टर फोटोग्राफी, देन डायरेक्टर। तो बड़ा लंबा जर्नी है, लेकिन जो है वो बट बड़ी ये मजे से तय हो गया। 23-24 साल का ये पीरियड है ऑब्वियसली, और 93 में वो एक यंग लड़का जिसका शौक था कि भाई मैं कैमरे के सामने आऊं, और फिर मीटिंग्स हुई भी प्रोड्यूसर्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली अगर उसको चांस नहीं मिला तो वो बड़ा दिल टूटने वाली सिचुएशन से गुजरे होंगे आप। नहीं, मैं असल में मैं ज्यादा दिल तोड़ता नहीं हूँ अपना। मैं दूसरों का तोड़ दे। नहीं नहीं, दूसरों का भी नहीं तोड़ता। मैं जैसे जिस जिंदगी जिस बहाव में ले जाती है मैं उसमें चलता यू वर रहता। डिसअपॉइंटेड कि नहीं नो चांस मिला? नो नो, मैं अकेला थोड़ी हूँ। पता नहीं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको चांस नहीं मिला होगा, तो इसमें डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। खुदा आपको फिर कहीं, आपकी जर्नी कहीं ले जा रहा होता है, तो आप जस्ट बिलीव इन गॉड। तो मैंने तो खुदा पर भरोसा करके मैं अपनी चीज़ों में लग गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरा डेब्यू एक्टिंग का ऐसे होगा और मुझे इतना प्यार और इज्जत, इतनी इज्जत मिलेगी और इतना वो मशहूर होगा। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये तो शहजाद कश्मीरी की मोहब्बत है और जाहिद इकबाल जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं उसके परिजात के, इन्होंने कहीं मेरे अंदर गुरु को देख लिया। रुक जाए, अभी गुरु की कहानी की तरफ ना जाए, ठीक क्योंकि है, मैं उसके ऊपर ज्यादा ठीक डिटेल है, में आपसे ठीक है। बात करना चाहता हूँ। बट ये जो बीच का फेज था जब आपने वेडिंग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से आपने एक्चुअली शिफ्ट किया टेलीविजन की तरफ, और फिर आपने एज डीओपी जब काम करना शुरू किया, वो ट्रांजिशन कब हुआ और कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जब इंटर में आके जब मैंने ये वीडियोग्राफी शुरू की, तो जब इंटर ख़त्म हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि कुछ वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। तो जबकि मेरे वालिद और मेरी वालदा सीनियर गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड है। अच्छा। हाँ, वालिद मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं। कुछ मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे कजन्स इंजीनियर, डॉक्टर्स, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी जो है वो ये इस तरह का कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं। बट वो आपको पता है मैं नहीं बन सका। जिनमें आर्टिस्टिक कीड़ा होता है हाँ, वो मैं होता है फिर। शुरू से कुछ इस तरह के सिलसिले थे। तो बहरहाल फिर वो एक दोस्त के साथ, उसका एक दिन वायरमैन नहीं था, तो वो मैं अपने दोस्त के साथ ये एक शादी में चला गया। देन वहां से वो सिलसिला शुरू हो गया, फिर मैं वो करता रहा। तो मेरे जो खुदा गरीक रहमत करे, हम मेरे उस्ताद मोहतरम खलीकुल्लाह, जिनके पास मैंने ये वेडिंग का काम किया, वो जानते थे, दोस्त थे खालिद जफर साहब के। अच्छा। खालिद जफर साहब जिनका निदा स्टूडियो था, ठीक है। और वो भी मेरे उस्तादों में से हैं। तो उन्होंने कहीं मेरी खालिद जफर साहब से, उस जमाने में तक मैं जब बात वहीं से कनेक्ट करूंगा कि वालदैन चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं, तो
मैंने उनका करने के लिए ये किया कि मैंने सोचा कि अच्छा चले मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले लेता हूँ, ठीक है। और वहां से मैं आर्ट में मैं कुछ कर लेता हूँ, मेरा दिमाग उसमें ज्यादा चलता है। तो बाबा सेड ओके, अब्बू ने कहा कि हाँ ठीक है तुम वो कर लो। तो मैं इतना मैं उतावला था मैं कि जब मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स पहुंचा हूँ एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन खत्म हो गए थे और अब अगले 6 महीने बाद नए सेशन में एडमिशन होना था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने नूर कॉलेज में एडमिशन ले लिया 3D एनिमेशन एंड नॉन लीनियर एडिटिंग में। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वी आर लुकिंग, ये 90s का दौर है, ये 93, 94, 95। 94, 95। जी एट दैट टाइम नहीं, डिप्लोमा तो मैंने किया 99 में। 99 में, बट ये जो आप पूरी ये बता रहे हाँ, हैं, ये पूरा टेन्योर 90s का ये है। डिसीजन लेना कि आपने 3D एनिमेशन या इस एनएलई की तरफ जाना है, तो ये बड़ी उस वक्त के लिहाज से ये अनऑर्थोडॉक्स किस्म की डिसीजन है। हाँ, लेकिन उस वक्त ना उस दौर में ये बिल्कुल एक यूं कह लें कि नया नया था। बिल्कुल नई हाँ एक चीज थी और ज्यादा लोगों को शायद अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये होती क्या चीज है। क्योंकि लीनियर एडिटिंग होती थी, नॉन लीनियर एडिटिंग जो है वो मुतारिफ हुई थी उस वक्त, इतनी ज्यादा कहीं थी नहीं। तो क्योंकि जब मीडियम चेंज होने लगा कि हम बीटा से हम यूमैटिक से बीटा आए, बीटा से देन हम डीवी पे आए, तो मीडियम चेंज हो रहा था, तो मुझे वो अट्रैक्ट किया कंप्यूटर पे एडिटिंग वो सारी चीजें। तो फिर खैर मैंने वहां से वो डिप्लोमा किया एंड देन फिर मैं खालिद जफर साहब के पास खलीक भाई के थ्रू, खलीकुल्ला भाई के थ्रू मैं निदा स्टूडियो आ गया। मुझे आज तक याद है खालिद भाई ने मेरा डिप्लोमा देखकर मुझे कहा था कि बेटा ये तो तुम्हारे पास चाबी है, अब तुमने ये डिसाइड करना है कि तुमने ताला कौन सा खोलना है। तो क्योंकि ये एक वर्सटाइल फील्ड है, इसके अंदर ये प्रोफेशन हमारा जो है, इसमें हर एक मतलब ऑडियो की भी एक ऑफ कोर्स। फील्ड है, तो उसमें वीडियो की अलग फील्ड है, तो एडिट है, तो पोस्ट है, तो आर्ट, तो बहुत सारी चीजें मिल के हमारा कोलैबोरेटिव आर्ट है। डिजाइनिंग, आर्ट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब ये तो तुमने देखना है कि तुमने ताला कौन सा खोलना है। तो मैंने तुमको यही कहा था, मैंने कहा सर मैं कैमरे का ताला खोलना है। हालांकि मैं एडिटिंग का डिप्लोमा करके आया था और मैं एनिमेशन करके आया था, लेकिन चूंकि कैमरा मेरे कंधे पे था शुरू से, वेडिंग और चीजें करके फ्रेम मेरी आंखों में था, तो मैंने यही उनसे कहा कि मैं एज एन इंटर्न एडिट एंड पोस्ट तो मैं आपके पास होऊंगा ही इंटर्न, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे कैमरे पे मुझे भेजा जाए। तो बस फिर वो वहां शुरू किया मैंने, विद इन 15 डेज खालिद भाई ने मुझे नीचे स्टूडियो में ट्रांसफर कर दिया एंड देन लाइफ बिगिंस। उसके बाद शोज थे, ओबी सेटअप्स थे और चीजें थी, वहां से मैं करता रहा। सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट उन दिनों में आपका कौन सा, जो अभी लुकिंग बैक आप बोलेंगे यार वो एक प्रोजेक्ट है, लाइक गेम चेंजर? गेम चेंजर तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा जो डेवलप हुआ ना वो हुआ एक खालिद भाई के पास से भी आगे जाने के बाद, मतलब वहां से निदर स्टूडियो से हम आगे चले गए, मैं निकल गया, मैं एप्रिकॉट भी मैंने काम किया, मैंने टीवी टॉनिक में भी काम किया रिमिल खान साहब के साथ। तो मैं उस जमाने, फिर उसके बाद लोगों के बेनिफिट के लिए ये जो स्टूडियोज थे ये डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, जी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, तो मुझे like there would be TVCs as well and then there यस would आई be। वाज द कैमरामैन ऑफ पसे आईना एज वेल। अच्छा। यस, मैं इसरार नदीम साहब के साथ एज एन असिस्टेंट उनका मैं कैमरामैन मैं काम करता था, तो आई डिड पसे आईना एज वेल हारून रशीद साहब के। How did Dam come to you? वन डे हुमायूं सईद कॉल मी, कम एंड डू दाम फॉर मी। उस जमाने में मैं आई वाज एन एस्टैब्लिश्ड कैमरामैन, मैं चीजें कर चुका था काफी, और जब उन्होंने मुझे बताया कि दाम महरीन कर रही है, तो मैंने कहा सौ बिस्मिल्लाह, मैं ज़रूर करूँगा। दाम वाज मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ी चीज़ें मैंने उसमें क्योंकि वो कैमकॉर्डर पे हुआ, अब आजकल तो आप DSLR जी। एंड और ये सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वो कैमकॉर्डर पे था, तो वो दाम भी मेरा क्वाइट एक बहुत अच्छा तजर्बा था। डाम हमारे व्यूवर्स में भी बहुत स्टॉन्च फॉलोअर्स हैं डाम के भी, जो अक्सर हमें कहते रहते हैं कि हम रिविजिट करें, दाम के बारे में बात करें। एंड देन ऑफ कोर्स अलिफ, वो तो एक रीसेंट क्लासिक, आई वुड कॉल इट अ क्लासिक बिकॉज बाय ऑल मींस जिस तरह की एक फैन फॉलोइंग अलिफ ने अपने लिए बना ली है पिछले 2 सालों में, दैट अगेन इज ऑल्सो वेरी रेयर। सो अलिफ का एक्सपीरियंस, और अगेन अलिफ आया आपके पास तो कैसे आया?
वो ये भी बिल्कुल ऐसी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर फोटोग्राफी था फॉर इस पर्टिकुलर ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। आई नेवर डिड कमर्शियल्स, ना कभी मेरा इंटरेस्ट रहा टीवी सीरीज के अंदर। तो ड्रामा इंडस्ट्री में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एस्टैब्लिश था। तो वही अगेन, जब मुझे इसमें ना हसीब ने अप्रोच किया, हसीब हसन ने, कि ये इस तरह से एक सीरियल है अलिफ और ये तुमने करना है। और पहली दफ़ा ना हसीब का ये एक जुमला था जो मेरे दिमाग में, दिल में अटक गया था। हसीब ने मुझे कहा कि असद, ये अल्लाह का सीरियल है, इसे छोड़ना नहीं। बस मैं वहाँ रुक गया। मैंने कहा अच्छा। फिर स्क्रिप्ट आया, फिर मैं स्क्रिप्ट, मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने एक साथ स्क्रिप्ट पढ़ा। तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैंने इसको छोड़ना नहीं। एक्चुअली वो स्क्रिप्ट मेरे अंदर इतना शरायत कर गया था कि मैं जो कुछ भी उस पर करता था वो, मैं अभी भी अपने दोस्तों को सबको कहता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से था। वो वो एक एक्सेप्शनल सीरियल है। मेरे ख्याल से डेकेड्स में ऐसे सीरियल बनते हैं, वरना तो ऐसे सीरियल नहीं बनते। एब्सोल्युटली नो डाउट, इतने खूबसूरत विजुअल्स। सोलफुल सीरियल था एक्चुअली। अब जितने ड्रामा सीरियल्स आप देखते हैं, कोई एक आध ड्रामा, जैसे अब आजकल परिजाद आप देख रहे हैं, वो टच कर रहा है लोगों को क्योंकि सोल है उसके अंदर। अब जब ड्रामे के अंदर सोल नहीं होगी, रूह नहीं होगी, तो वो दूसरों को कैसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और कैसे वो। तो अलिफ एक पुरनूर सीरियल था मेरे हिसाब से। डीओपी, मुझे लगता है कि एक सीरियल को खूबसूरत बनाने में ही उसका किरदार नहीं होता, जो एक एक्टर के चेहरे के ऊपर जो एक एक्सप्रेशन है, जो एक्टर का एक्शन का रिएक्शन है, असल तो वो है ना कि वो कैप्चर किया और फिर ऑडियंस तक कन्वे किया। अलिफ हर लिहाज से बहुत खूबसूरत था, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ द विजुअल्स, ऑफ कोर्स वो टर्की के खूबसूरत विजुअल्स, इवन जो कराची में सदर में आई बिलीव जो शूट हुआ, सारे जो सीन्स थे सज्जल के यहाँ पे मैं घर आपको बताऊं, मैं फिर बार बार ये बात ये कहूंगा कि वाकई अलिफ अल्लाह का सीरियल। ऑफ कोर्स अलिफ को अल्लाह ने आप ही को जरिया बनाया। बिल्कुल बनाया, तो लेकिन मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बनाया, लेकिन अल्लाह ने अलिफ को जिस तरह से टेक केयर किया है ना, जिस तरह से फ्लॉलेस वो सीरियल शूट हुआ है, किसी किस्म का कभी कोई फ्लॉ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम आती थी तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाती थी। तो इस एतबार से भी मुझे वो होता है कि मैं कहता हूँ यार, हमारी क्या जात यार, वो रब। तो मैं आपसे ये सवाल कतई ना पूछूं कि अलिफ शूट करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए, या वन ऑफ द। सबसे बड़ा चैलेंज अलिफ को शूट करते हुए था अपने आंसुओं पे कंट्रोल करना। वाह। मुझसे आंसू कंट्रोल नहीं होते। जब ऐसी कोई इमोशनल बात हो जो दिल को टच करे, तो मुझसे अलिफ में जब वो आयतें पढ़ते थे ना और उसके तर्जुमे पढ़ते थे, तो आई वाज, और हंसी फिर ये होता था कि मेरी आंखें भीगी होती थी और मैं कैमरे में होता था और मुझे फोकस का अंदाजा नहीं होता, तो मैं आंखें ऐसी यूं करके और फिर मैं कैमरे में देख के उसको फोकस करता था। तो हंसी फिर बाद में सब एक्टर से कहता था, यार जरा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मेरा डीओपी रो पड़ता है। तो अलिफ को मैं नहीं भूल सकता जिंदगी पर। Okay, let me rephrase the question. One of the most memorable moments from Alif, शूट करते हुए, कोई एक ऐसा सीन, कोई एक ऐसा शॉट जो आपके रच बस गया है? अलिफ का एक सीन है जिसमें मंजर साहब हमजा को कहते हैं कि ये जो तुम्हारे आगे पीछे ग्लैमर की फौज है और जो ब्रांड्स तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जब तुम अल्लाह की राह में निकलोगे तो ये सब यूं करके गायब हो जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। दैट वाज द मोमेंट आई वाज। ओ, तो फिर उमैरा ने उसको जिस तरह से लिखा है, फिर जिस तरह से लोगों ने परफॉर्म किया है, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं मेरे, मैं अच्छा फ्रेम बना दूं, अच्छी लाइट कर दूं, मेरे इससे कुछ नहीं होगा जब तक एक आर्टिस्ट उसका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, राइटर ने अच्छा लिखा नहीं होगा, तो कैसे आप उसको। लेकिन असद भाई, डीओपी की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होती है? अब जैसे आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छा फ्रेम सेट कर दिया और लाइट सेट कर दी तो योर जॉब इज डन। इट्स नॉट दैट, राइट? किस एक्सटेंट तक आप इन्वॉल्व होते हैं फॉर अ मेगा प्रोजेक्ट लाइक अलिफ,
उसके ये तो नहीं कहूँगा स्क्रिप्टिंग में, बट ऑब्वियसली जो एक उसका जो स्क्रीन प्ले होता है उसमें तो इन्वॉल्वमेंट होती होगी। नहीं, इतनी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे कि अब वो मतलब एक प्रोजेक्ट है कि वो टाइट लॉक है और उस पर मेहनत हुई हुई है, डायरेक्टर और राइटर ने 2 साल लगाए हुए हैं उसके ऊपर या साल भर लगाया हुआ है, तो फिर हुए मैं फिर कौन होता हूँ उसके अंदर मैं इंटरफेयर करने वाला। एक चीज होती है कि आप 6 महीने से आप कांटेक्ट में हैं, आप चीजों पे चल रहे हैं, तो आप भी अपने मशवरे देते हैं। लेकिन जो चीज लॉक है और तो उसमें फिर मेरा जॉब नहीं है उसके अंदर इंटरफेयर करना। तो फिर मेरा ये होता है कि जो लिखा हुआ है, जो जैसे लिखा हुआ है, जो डायरेक्टर डिमांड है जैसे, उसको उस तरह से फुलफिल किया जाए। तो सीन के हिसाब से, मूड के हिसाब से लाइट की जाए, सीन क्या डिमांड कर रहा है उस हिसाब से उसकी लाइट की जाए, फ्रेमिंग उस हिसाब से की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जो यूँ कह लें कि ब्लॉकिंग है उसमें इंटरफेरेंस होता है। आप ऑडियंस को समझा दें कि ब्लॉकिंग क्या होती है। ब्लॉकिंग ये होती है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वो कहाँ खड़े हैं, कितने फासले पे खड़े हैं, और उन्होंने वहां से निकल के कहाँ तक जाना है, कहाँ से टर्न करके बैक करके बात करनी है, दरवाजे तक जाना है, दरवाजे से मुड़ के बात करनी है। तो ये सारी मार्किंग और फ्रेमिंग, इसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं। तो ब्लॉकिंग में ज़रूर मैं इंटरफेयर करता हूँ, वो डीओपी की जॉब भी है उसमें। तो ऐसा है। ये आप यूर द मोस्ट एप्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारे जब प्रोजेक्ट्स शूट हो रहे होते हैं, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है कि जी 24 किस्तों के लिखे हुए होते हैं और 38 किस्तें बीच में से निकल आती हैं, या अब तो खैर 40 45 50 पे भी कहानी चली गई है। तो आप इसकी असल हमें राज बताएं कि ये शूट इस तरह से हुआ होता है कि इसमें से इतना कंटेंट निकाल लेते हैं, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बिकॉज मुझे कुछ दोस्तों ने ये समझाया कि जिस तरह से ये शूट होता है, बिकॉज मल्टीपल एंगल से एक प्रोजेक्ट को आप शूट कर रहे होते हैं और एक एक्टर के आपने डिफरेंट शॉट्स लेने होते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ, उस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है अक्सर औकात आगे लंबा खींचने में प्रोजेक्ट्स को। ये बात सच है? एक एक्टर का रिएक्शन एक से लिया, फिर ये दो। बात किसी हद तक सच है, लेकिन देखें, दो तरह के ड्रामे होते हैं। एक होता है ड्राइंग रूम सीरियल एक होता है स्टोरी बेस्ड, कहानी बेस्ड सीरियल। तो जो ड्राइंग रूम सीरियल होते हैं उनको तो मैं एक एपिसोड में से मैं 10 मिनट और भी निकाल दूंगा, 15 मिनट और निकाल दूंगा, बातें करते रहे, इधर देखा उधर देखा, रुक गया, ये चला गया, मैं मूंछों को ताव ही दिए जा रहा हूँ, मेरा टाइम यहाँ भी लग गया। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप पासिंग लगाइए तो मतलब पासिंग लगी जा रही है यहाँ से। पासिंग अब बता दें। पासिंग ये होती है कि सुबह मैं घर से निकला, नाश्ते की टेबल पे मैंने सीन किया बेगम के साथ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक, और बच्चे किधर हैं, बच्चे स्कूल गए, फलाना, अगर चलो यार मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, मैं उठ के निकल गया, अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तो गाड़ी में जब मैं जा रहा हूँ तो ये मेरी पासिंग है। और वो आपने अक्सर देखा होगा कि आप बैठे, में चाय लेके आती, तो वो चाय लेने जब मैं घर से गुजरूंगी तो वो मेरी पासिंग है। तो ये इस तरह की चीजें। तो ये इस तरह की रिक्वायरमेंट वाकई में आती है कभी कभी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, चैनल की तरफ से, यार कि ये पासिंग डालो? नहीं, मैं क्योंकि डीओपी होता हूँ तो मैं इतना, मुझे पता नहीं होता, इतनी मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ये डायरेक्टर की तरफ, ये डायरेक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का होता है। तो सो एक्चुअली द डायरेक्टर देन कन्वेज इट टू द डीओपी कि यार कि इसको। वो मजदूर लोग होते हैं, हम तो जो कहते हैं हम कर देते हैं। बट नाउ कमिंग टू ऑफ कोर्स योर बिग ब्रेक एज एन एक्टर, गुरु। आप बता रहे थे कि शहजाद भाई और जो एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं जी, शहजाद एंड जाहिद ने मुझे अप्रोच किया था। उनको पता था आपको शौक है एक्टिंग का? सारी इंडस्ट्री को पता है। अच्छा, लेकिन 24 साल हो गए और किसी के अक्सर में असल में देखें, मैं होता क्या है कि अब मैं काम करता हूँ, जो डायरेक्शन भी कर रहा हूँ पिछले 6-8 साल से। और आप मुझे बता रहे थे सुभाष घाई की तरह हर प्रोजेक्ट में जी 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 अपना एक शॉट जरूर डालते हैं। तो मैं खुद जो टेलीफिल्म्स या कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई ड्रामा सीरियल इस तरह का कोई मैं करता हूँ, तो उसमें मैं अपना एक अपीयरेंस में डाल देता था। एक दो अपने डायरेक्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अगर आप नाम लेके बता दें।
हम टीवी पे आपने देखा होगा मोहल्ले की लड़कियां, मोहल्ले की लड़कियां, मैं हारी पिया। मैं हारी पिया तो अभी अभी रिसेंटली। नहीं, ये अभी रिसेंट दूसरा है। मेरा हम टीवी पे था, अच्छा, आपका दूसरा था। बैक इन 2013 शायद था। ओके। और भूल, ये था, मेरे सीरियल थे, ये आपके डायरेक्टोरियल मेरे वेंचर्स। डायरेक्टोरियल सीरियल्स थे। और इसके अलावा आपने गाने मेरे बहुत देखे होंगे, जो कि आईएसपीआर के लिए मैंने किए हैं, जिसमें पाकिस्तान से रिश्ता और मिट्टी दिए माए, बाबा मेरी आवाज़ सुनो ना। तो ये सारे आईएसपीआर के लिए मैंने ये गाने किए। एंड शॉर्ट फिल्म्स मैंने काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स के लिए की एज डायरेक्टर। तो वो मैं आपको बता रहा था कि वो होता ये था कि जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप फिर करके भी बताते हम्म। हैं एक्टर को कि अगर इसको इस तरह से कर लें। तो वो वही मैं कह रहा था ना कि सारी इंडस्ट्री को पता है कि मेरे अंदर एक्टिंग के जरासीम है। वो इसीलिए है कि मैं अपनी शूट पे मैं कभी कभी मैं एक्ट करके भी बता देता हूँ भाई इसको ऐसे नहीं ऐसा कर। तो ये तो 24 साल किसी और के कानों में जूं नहीं रेंगी, शहजाद भाई को ये अंदाजा और उन्होंने कहा यार कि असद को ये चांस देते हैं। पता नहीं शहजाद में को क्या शहजाद ने देखा, लेकिन शहजाद ने जो देखा वो आपने फिर एपिसोड में देख फिर लिया। हमने भी देखा, बड़े धड़ल्ले से देखा। बट जब आपके पास ऑन पेपर आया ये कैरेक्टर, वर यू एक्साइटेड उसी वक्त कि हाँ हाँ ठीक है यार, कोई भी आ गया बस रोल में, तो हमेशा से ख्वाब था एक, जैसे मेरा भी है कि यार किसी दिन टीवी के ऊपर आऊं। तो आपका वो था कि यार कोई भी करना है, या आपने उसको कंसिडर किया, पढ़ा और सोचा उसके बारे में? लाइक वाज इट लाइक इन्फॉर्म्ड कैलकुलेटेड डिसीजन कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? नहीं, मैंने पूरा एक हफ्ता लिया हाँ करने में। हम्म। मैं बड़ा सोचता रहा, वाइफ से डिस्कस किया, बच्चों से डिस्कस किया। रिजर्वेशंस क्या थी? शाइनेस, दो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन था, लेकिन एक जो कैमरा फेयर होता है ना आपको, चाहे आप, वो पहली पहली दफ़ा हर किसी को होता है, वो मुझे भी था। कैमरा एक फेयर था कि कैसे वो कर पाऊंगा, कर लूंगा नहीं कर लूंगा। लेकिन क्योंकि वो पीछे 23-24 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता था कर तो मैं लूंगा इंशाल्लाह। बस वो एक एक झिझक होती है ना, तो वो मैंने बस एक हफ्ता लिया एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं करूंगा। व्हाट वाज योर फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर? गुरु का जो किरदार आप जब आपने पढ़ा, आपका इनिशियल रिएक्शन किरदार के बारे में क्या था? इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग। और यही चीज़ जो मुझे मोटिवेट किया उस चीज़ ने, वो यही थी कि ये बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था। किसी भी एक्टर के डेब्यू के लिए उसको इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर मिलना, इट्स सच अ ब्लेसिंग। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो फिर मैंने इसको अपने तौर से भी सोचा, ट्रांसजेंडर्स का कैरेक्टर है ये, बहुत सारे आपने ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स टीवी पे देखे होंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे इसको डिफरेंट करूंगा, मैं कैसे इसको, हाँ। तो बस वो फिर शहजाद से डिस्कशंस कर करके बातें कर करके हम एक नतीजे पे पहुंच गए और हमने इसको प्ले किया। गुरु का जो किरदार, आई थिंक ट्रांसजेंडर भी नहीं, वो तो एक इंटरसेक्स इंडिविजुअल है, जो उसने भी बताया कि उसके पैदाइशी तौर पे उसके जिस्मानी उसमें कमी पेशी हाँ, है। अब ये देखें, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, तो इससे ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा एक इंसान का, एक मर्द का। एक मर्द है और अगर उसको ये मसला अगर उसके साथ है, बॉडीली बॉडीली अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम मसला है, है, बट एज फार एज द पर्सनैलिटी इज कंसर्न, एग्जैक्टली, ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। तो इस चीज को बस मैंने रखा कि मैंने शहजाद से भी यही, और शहजाद ने भी मुझसे यही कहा कि हम इस चीज को हमने जरा दिमाग में रखना है कि बेसिकली आई एम अ मैन। तो बस उसको फिर मैंने कंटिन्यू में रखा पकड़ के। बट एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे पहली जब किस्त आई आपके किरदार को लेके, उसका हाथ यूं है एक दो जगह पे, हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन आपने ऐड की। वो हाँ, आपकी वो कॉल थी मैंने, वो क्या? वो हमने ऐसा किया कि जब ये खुश होता है या नॉर्मल होता है तो उसमें कहीं मैंने एक ये टच जो है वो इस तरह का दिया, एज
शहजाद की डायरेक्शन के अंदर कि कहीं से तो मतलब अगर मैं, क्योंकि मैं हार्डकोर, आपने गुरु का गेटअप, आपने चीज़ें सारी देखी हैं, वो एक हार्डकोर मैनली उसका गेटअप है और लुक है, तो वो कहीं मुझे देनी थी एक चीज़ अपनी बॉडी लैंग्वेज से या कुछ से कि वो व्यूवर्स तक पहुंचे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो बस वो जब कभी मैं नॉर्मल होता या उसमें होता तो वो बस एक, मैंने कहा था कि मैं बस एक जस्टर हल्का सा एक दूंगा जिससे ये बात जस्टिफाई हो जाएगी कि ये ट्रांसजेंडर है। बट असद भाई मुझे एक बात बताएं, एज एन एक्टर हुज बीन वांटिंग टू एक्ट फॉर सो लॉन्ग, जब ये किरदार आपके पास आया, नेचुरली एक कंसर्न होता है कि यार कि मैं पहला ही रोल टीवी के ऊपर ऐसा प्ले कर रहा हूँ हुज यू नो एन इंटरसेक्स इंडिविजुअल, या कलोकली जो हम कहते हैं कि हिजड़े का एक किरदार है। ये कहीं रेजर्वेशन थी आपके दिमाग में? बिकॉज हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है ना, हमारे यहाँ क्या हर जगह ही होता है ऑब्वियसली, एक अगर एक्टर को इंसान ने पहले नहीं देखा स्क्रीन के ऊपर तो वो एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं उस अदाकार को उस किरदार के साथ कि यार कि शायद रियल लाइफ में भी प्रॉब्ली इज द सेम पर्सन। ये वाला फैक्टर कभी आपके दिमाग में आया, सोच आई? नहीं, ये फैक्टर नहीं आया मेरे दिमाग में कि कोई मुझे इससे रिलेट करना शुरू कर देंगे, ये तो मैंने नहीं सोचा। हाँ, ये ज़रूर था कि यार मतलब पहला ही कैरेक्टर इतना जो है वो मुश्किल है, इसको निभाना इतना आसान नहीं है। मैं ये बात मेरे बिल्कुल दिमाग में थी और मैं इसी को लेके मैंने एक हफ्ता जो मुझे लगा था कि मैं कैसे इसको करूं। आप ऑब्वियसली मेंटली एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम, लेकिन नहीं, फिर मेरी वाइफ और मैंने इसको बड़ा डिस्कस किया घर बैठ के, तो शी सेड, जब उसकी तरफ से मुझे और मेरे, आपको पता है जब आपको घर की तरफ से आपको मिल जाती है चीज़ें, तो जब वहां से मुझे मोटिवेशन आई तो मैंने कहा नो, आई विल डू इट। कंसीव कैसे किया आपने गुरु का अपीयरेंस? ये आपकी दाढ़ी तो थी और ऑब्वियसली गंज भी थी, बट स्टिल आई थिंक यू हैव एडेड अनदर काइंड ऑफ लेयर टू गुरु विद द अपीयरेंस। जो कुर्ता आपने इस्तेमाल किया, जो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज है, पूरा एक जो उसका ऑरा है गुरु का जो कि बड़ा स्ट्रांग है, ये जो पूरी जो चीज थी, ये कैसे सफर शुरू हुआ? ये अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना इसका आइडिया नहीं था किस चीज का? कि इसका ऑरा इतना बन जाएगा और इतना इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसका मुझे नहीं, वो आपने बनाया तो बना ना भाई, मैंने तो उसको एक्ट किया। अब लोगों को वो, मैं वही कहता हूँ, मुझे खुद बजाते खुद मुझे अपनी एक्टिंग में अपने फ्लॉज नजर आते हैं। मैं खुद बजाते खुद अगर देखूं, क्योंकि फिर वो अब पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु और बेहतर हो सकता था, गुरु और खतरनाक हो सकता था, लेकिन आई एम अ डायरेक्टर एक्टर। और क्योंकि मैं हैरान हूँ, और ये मुझे बाद में एपिसोड जब ऑनर हुआ है तो मुझे बात समझ में आई कि जब डायरेक्टर कॉन्फिडेंट होता है ना अपने शॉट पे, तो वो कॉन्फिडेंट होता है। तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि मैं इस सेट पे मैं था एज अ गुरु, मेरे जो डीओपी एंड डायरेक्टर के जो खाने थे ना वो बंद थे। आपने ऑफ किए नहीं, switch? मैंने नहीं किए, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए, मैंने बंद नहीं किए वो खाने। क्योंकि आपके लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है फिर ये। हाँ, वो ऑटोमेटिक बंद हो गए और मैं अपने कैरेक्टर में रहा, किरदार में ही मैं इतना चला गया कि मुझे वो खाने पता ही नहीं चलते थे कि कौन सी लाइट कहाँ, कौन सा कैमरा किधर। और फिर शहजाद का भी एक मुझे एक शोल्डर पे हाथ था कि टेंशन नहीं लेनी। तो वो जो एपिसोड के बाद जो वो चीज़ निकल के आई ना, और मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कुछ और हो सकता है एज ए गुरु, बट शहजाद कहीं के शहजाद मुझे कहता था कि हाँ यार इसको एक दफ़ा और करते हैं, और कहीं कहीं हमने किसी शॉट को 3 दफ़ा भी किया है, और कहीं एक ही दफ़ा में वो कहता था कि भाईजान बहुत आला। तो मैं कहता था शहजाद एक दफ़ा और कर ले, ना ना ना, ओके बहुत आला। तो वो मैं वही बात कर रहा था कि ये डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि उसने क्या। अब वो जब ऑन एयर गया ना, तो जो बात आप लोग व्यूवर्स मुझसे कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पे कि द वे यू डिलीवर्ड द डायलॉग फलाना, द वे यू लुक एट हिम, जिस तरह से आपने उसको देखा अपने आंखों में, तो वब मुझे फिर शहजाद याद आता है कि ओ अच्छा हाँ। और हम जब डायरेक्शन कर रहे होते हैं ऐसा ही होता है, हम अपने फ्लो में अपने स्टोरी को
लेकर सारी चीज़ों से देखते हुए उसको लेकर चल रहे होते हैं, तो हमको पता होता है कि एज डायरेक्टर हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे ये बताएं, पहली जो एपिसोड आपकी आई है अभी परिजात की, जिसमें आपका पेरेंट्स है, इसमें कोई ऐसे शॉट्स हैं विच वर योर लाइक इनिशियल डेज ऑफ शूट, या जो बिल्कुल पहला आपने शॉट दिया? देखें, मैंने अच्छा सवाल पूछा ना, आप दिल में सोच रहे हैं, आप कह दें कि ये अच्छा सवाल है हसन। हाँ नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। फाइटिंग सीक्वेंस वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय शूट, अच्छा। और वो पुल पे चलने वाला जो सीन है, दैट वाज माय फर्स्ट डे। और वो टांगे वाला सीन जो है, यानी वो पूरा सीक्वेंस वो रात पूरा का, सीक्वेंस। पूरी रात का सीक्वेंस सुबह नाश्ते की टेबल तक, वो पहला दिन है। अच्छा, तो वो रात को जो ट्रेन पे ग्रीन स्क्रीन भी लगी हुई, इट्स क्वाइट ऑब्वियस पीछे, वो कैसे, वो कहाँ पे शूट किया आपने? वो उधर ही इधर? रोमा पे, नहीं नहीं, बट ट्रेन का डब्बा तो था ना ट्रेन स्टेशन पे, सिटी स्टेशन। सिटी स्टेशन पे, वहां पे क्रोमा लगा के आपने और वो शूट किया, एंड देन उसके बाद बग्गी वाला भी शॉट, पूरा वो जो सीन था? नहीं, आई एम सॉरी, मैं बीच में कर, वो तो लंबा था बहुत, ये तो आपकी रात मेरा निकल गई। फर्स्ट डे था ट्रेन से बाहर निकलकर, अच्छा, पुल वाला। पुल वाला, और देन वो बबली की सहेली का घर, एंड देन सुबह जो नाश्ते की टेबल है जहाँ वो दोनों बैठे बात कर रहे हैं, सुबह हो गई है। व्हेन इज वेयरिंग द ब्लू कुर्ता? नहीं, नो नो नो, ऑरेंज कुर्ता, ऑरेंज पहना हुआ है ऑरेंज, और जिसमें वो ये बात कहता है कि तू मेरे साथ चल, मेरा बेटा बन के तेरा नाम आज से दिला। वहाँ। ओह यस यस यस, यू राइट यू राइट। सबूर के साथ जो सबूर scene के है, साथ सबूर जो- के साथ सीन है बाहर, हाँ हाँ, दिलावर के साथ जब वो नाश्ता कर रहे थे। हाँ, वो मेरा ठीक है पहला ठीक है दिन। ठीक है ठीक है ठीक है, वो पूरा पहला दिन था, और वो पहले ही एपिसोड में है, तो इसका मतलब है कि अब आगे चल के जब हम आपके सीन्स देखना शुरू करेंगे तो और निखर के, क्योंकि एक एक्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है पहले दूसरे तीसरे दिन के बाद। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, अभी आप अगले 14th एपिसोड देखेंगे, आपको और मजा आएगा। 14 में और मजा आएगा। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि परिजात में खूबी एक ये भी है जहाँ पे कि एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, और हम वेट करते रहते हैं यार कि ये तो जाती होगी, हमें ज्यादा इनके साथ इंटरेक्ट करना था। तो गुरु का हम देखेंगे सीक्वेंस लंबा है स्क्रीन टाइम, या ऐसा तो नहीं है कि 2-3 किस्तों बाद हम ये आप इस पे थोड़ा पर्दा रहने दे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये अभी रहेगा कैरेक्टर आप लोग के सामने। अभी रहेगा? वो तो पहली एपिसोड से हमें फीलिंग ऐसी आ गई थी कि ये शायद रहे, बट जैसे मैं आपसे आगे सवाल पूछ रहा था, वो जवाब रह गया कि क्या खास एफर्ट आपने इसको प्रिपेयर करने में लगाई, या बस आप सेट पे गए और आपने कहा जी चलो कैमरा ऑन और शुरू हो गया परफॉर्म करना? अपीयरेंस में तो कुछ किया होगा एटलीस्ट? कुछ भी नहीं? दिस इज हाउ यू लुक्ड बिफोर ऑल्सो? हाँ, So it's Shehzad by Zai then. He saw that in you. यस यस, He saw उन्होंने Guru. देखा एंड देन मैंने प्ले किया। और इसके अलावा कोई आपने सोचा हो कि यार कि अगर ये एक बैड एस मर्द, जो कि डायलॉग भी है उसका कि मर्दों से ज्यादा ताकतवर मर्द बन के हमें रहना पड़ता है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा उसके अंदर ये एलिमेंट है या ये फैक्टर है, पर्सनैलिटी का हिस्सा है, उसके लिए कोई आपने सोचा, कोई प्रिपरेशन कुछ की हो आपने? मैं आपको बताऊं, एज सच मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। 24 साल की प्रिपरेशन है आपकी, आपको क्या जरूरत है मैंने प्रिपरेशन एज सच, हाँ ये ज़रूर है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ये ऐसा होना चाहिए कि इस पर सवाल खड़ा ना हो। सवाल खड़ा ना हो? यार ये क्या ऐसा कर दिया, यार ये किसको ले लिया तुम लोगों ने यार, ये मेरे दिमाग में बहुत चीज़ थी। तो उसको लेके मैं परफॉर्म करते हुए मैंने अपने वर्स्ट टाइम सोचा है कि जब मेरा वर्स्ट टाइम था तो मेरी क्या पोजीशंस थी, मैंने अपने बुरे लम्हे सोचे हैं परफॉर्म करते हुए। तो बस फिर अल्लाह ने वो करवा दिया मुझे। ये भी एक चैलेंज था आपकी नजर में कि पहली ही किस से ऑडियंस को कम्युनिकेट हो जाए कि ये है क्या, कौन तो है ही नहीं बट क्या है? मुझे ये ज़रूर शहजाद ने मुझे ये कहा था कि असद इसकी एंट्री होनी है और बाकायदा इसकी बैंक से एंट्री है। तो उस पर मैं ये था कि जब इतना ही इसको एम्फेसाइज इस पे ये कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इस कैरेक्टर में कुछ है। और मैं क्योंकि ज़मीन से जुड़ा रहने वाला आदमी हूँ, तो ऐसे किरदार मैंने अपने माशरे में मैंने बिल्कुल देखे हैं।
मैंने हम सबने देखे हैं। सबने देखे हैं। तो कभी कभी मुझे ये भी लगा कि मेरे थ्रू उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। मैं उनके कर्ब को और उनकी मसाइल को समहाउ मैं कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझको ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो लगे कि वाकई ये प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें हमारे माशरे में हैं। तो बस उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो अच्छी तरह से निभा जाऊं उसको मैं। That was an added responsibility, of course. Of course. But Asad bhai, as a DOP yourself, as a director, and as an actor now, somebody who's been associated with this industry for so long, परिजात को आप कैसे assess करते हैं? The drama in its entirety. फिर वही बात मैं आपसे कहूँगा, परिजात जैसे सोलफुल ड्रामे डेकेड्स में बनते हैं। ये क्या वजह? रोज क्या वजह? उसकी वजह ये है कि क्यों नहीं बनते हमारे अलिफ जैसे ड्रामे या परिजात जैसे ड्रामे? What is the reason behind this as an industry insider again? क्योंकि आपका इतना तजुर्बा है, आपकी इतनी क्लोज एसोसिएशंस हैं इन सारी टीम्स के साथ जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए। What is the problem? असल में अब रेटिंग की जंग से नहीं रेटिंग की जंग में आप फिर क्या किसी से जीतेंगे जब अगर रेटिंग के ऊपर ड्रामा बनना शुरू। परिजात की तो आ रही है, व्यूज भी आ रहे हैं, जबरदस्त फीडबैक भी आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है। एक्सपेरिमेंटल है ना, तजुर्बा कामयाब हो गया। और इसी के बरक्स मैं फिर वही बात करूंगा कि कोई और ड्रामा भी, यानी और भी बहुत से ड्रामे होंगे जिनकी रेटिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो परिजात की तरह एक्सपेरिमेंटल नहीं है। लेकिन फिर भी उनसे इनकरेजमेंट ली जाती है और उनके बेसिस के ऊपर इंस्पिरेशन लेके मजीद वैसे ड्रामे क्रिएट होते हैं। परिजात जैसे दोबारा मुझे नहीं लगता बनेंगे अगले 5, 6, 7 साल मजीद। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये अब होना शुरू हो जाएगा। यू थिंक सो? आई थिंक सो। ये तो बड़ी खुशाइन बात होगी। हाँ, हमारा तो रोना रो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी ऑडियंस भी जो है ना वो ड्राइंग रूम सीरियल से पक गई है, थक गई है। कहाँ थक गई है यार असद भाई? आई थिंक थक गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2-3 और ड्रामा सीरियल्स भी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं जो मुझे लगता है कि ड्राइंग रूम सीरियल से थोड़ा हटके हैं। वो देखें, एक वो क्या कहते हैं उसको कि ये एक बहाव होता है। उस बहाव में ना, मतलब एक टाइम तक, यानी 1 बजे, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पहले 1 साल से लेकर 6 साल तक का एक बहाव है। अब उस बहाव में ना हर तरह का सीरियल जो है वो चल गया। उसके बाद आगे समहाउ ऑडियंस बोर हो जाता है, या बनाने वाले या जो भी हैं वो बोर हो जाते हैं कि ये मतलब ये इस तरह के सीरियल हम कब तक चलाते रहेंगे, कब तक इसके ऊपर काम। तो वो मोनोटनस तोड़ने के लिए फिर वही बात मैं अभी कहूँगा कि वो डेकेड्स में ना एक सीरियल बनता है जो वो मोनोटनस तोड़ता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि व्यूवर्स भी जो हैं वो अब काफ़ी समझदार हो चुके हैं। उनको समझ आ जाती है कि ये 2 लड़कियों और 1 लड़के का सीरियल है, इसमें कहानी क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे मज़ीद सीरियल आप देखेंगे। चलें, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। व्यूअर्स की आपने बात की, मुझे बताएं विदाउट गिविंग टू मच अवे और एनीथिंग अवे, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम गुरु इन द कमिंग एपिसोड्स? सच बताऊं तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 26 एपिसोड तो सिर्फ गुरु जो कि मुमकिन है। नहीं, परिजात की कहानी है, गुरु का सीरियल थोड़ी है सर। गुरु तो एक जस्ट एक उसमें एक कैरेक्टर है, वो अपना पार्ट प्ले करेगा, अपना मैसेज कन्वे करेगा और चला जाएगा। जैसे अभी तक हमने देखा है कि हर एक कैरेक्टर ऑफ कोर्स परिजात की ही जिंदगी के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट। ऐसा बिल्कुल देखें, ऐसा होता है ना। अब मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, चले जाते हैं, आपको मैसेज देते हैं, आपसे मैसेज लेते हैं और चले जाते हैं। तो परिजात बेसिकली एक जर्नी है, लाइफ का जर्नी है। अब उसमें से किसने क्या सबक हासिल करना है वो आपको ज़्यादा पता होता है जब आप अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। वो ये पहला जो आपके जो पेरेंट्स वाला एपिसोड है वो फ्रीज भी एक बड़े क्रूशल मोमेंट पे हुआ ना। हाँ, अभी वो सीन आगे कंटिन्यू होगा। वो होगा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो एस्पेक्ट थी, लाइक ये गुरु तप गए अब तो हाँ, वो किसी ने मुझे कमेंट किया कि परिजात विल बी इन हॉट वाटर नाउ। विल ही बी? नो। मूविंग फॉरवर्ड,
अब obviously you're enjoying, mashallah, the appreciation and praise that's coming your way for Parizad and Guru. Moving forward, अब ऑफर्स आना शुरू हो गई, ऑलरेडी फोन शोन बजने शुरू हुए हैं। हाँ बिल्कुल बजना शुरू हो गए हैं, ऑफर्स आना शुरू भी हो तो आप कहते होंगे डीओपी की कॉल आ रही है या डायरेक्टर की आ रही है या एक्टर की आ रही है? मैं अपने दोस्तों से भी मैं यही बात करता हूँ कि डायरेक्शन एंड कैमरा ये मेरी गुत्थी में है, ये मुझसे नहीं अलग हो सकता। बट फर्स्ट लव एक्टिंग है। एक्टिंग तो हाँ मजा है एक्टिंग में। नो बट वुड यू से कि फर्स्ट लव अभी भी एक्टिंग ही है? नो नॉट एनीमोर। अब क्या फर्स्ट लव? फर्स्ट लव डायरेक्शन है सर, फर्स्ट लव कैमरा है। नॉट नो बट डायरेक्शन या डीओपी? वो दोनों ही हैं, वो दोनों कैमरे के पीछे हैं, उन दोनों की बात अलग है, उन दोनों के मज़े अलग हैं, उन दोनों की सेटिस्फैक्शन अलग है। बट मैं एक्टिंग को नीचे नहीं कर रहा हूँ इन दोनों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग को नहीं करना चाहिए या मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं करूँगा एक्टिंग भी बिल्कुल भी, बट वो पहले है मेरे लिए क्योंकि उसमें मेरी ज़िंदगी गुजरी है एंड मैं उस बेसिकली मैं लाइफ अपनी उसमें जीता हूँ। असल में एक और इसकी डायमेंशन है कि हमारे यहाँ जैसा गुरु का एक किरदार, मैंने जैसे आपने पहले कहा ना, मैं खुदा की राह पे चलने वाला इंसान हूँ, जहाँ फ्लो में चलता हूँ। अब मुझे नहीं पता आगे फ्लो में मेरे खुदा मुझे कहाँ लेके जाएगा लाइफ में, तो वो मैं अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ ये है कि मेरी चाह है कि कैमरा एंड डायरेक्शन मैं नहीं छोड़ूंगा, कैमरा डायरेक्शन। बट जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारे यहाँ एक ये भी इशू है, बहुत सारे सपोर्ट एक्टर से बात होती है, बहुत महदूद किस्म के रोल्स दिए जाते हैं लीड को, बल्कि लीड को भी क्या, मतलब हमारे यहाँ तो जो मर्दों के स्पेशली जो किरदार होते हैं, इवन लीड मैन दे आर ऑल द सेम इन मोस्ट ऑफ द ड्रामास। बहुत कम कोई परिजात जैसा ऐसा ड्रामा आता है जिसमें लीड क्या बल्कि सपोर्ट कास्ट में भी ऐसा रूम हो कि उनके कैरेक्टर्स उनको इस तरह के दिए जाएं जो कि आम ड्रामों में, जैसे ड्राइंग रूम ड्रामास की आप बात करें, एक रोता धोता बाप, एक रोता धोता भाई, एक रोती धोती माँ, या एक ईवल बहन या एक ईवल भाई या एक ईवल बाप, उससे हटके हों। तो ये भी एक बैक ऑफ द माइंड ऑब्वियसली चल ही रही होगा, क्योंकि परिदाद में आपने एक गुरु डिलीवर किया। अब ऑल ऑफ अ सडन ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग ऑफर्स या अगला आप एक्टिंग असाइनमेंट लेंगे तो इट हैज टू इफ नॉट एक्सीड गुरु बट एटलीस्ट बी एट पार विद इट, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि अगर अब स्टार्ट गुरु से है तो ज़रूरी नहीं है कि अगला भी आपको जो वो उसी तरह का ऑफर कैरेक्टर हो या उसी वेव लेंथ के ऊपर ऑफर हो, आप परफॉर्मेंस का जिसमें मार्जिन हो। अब वो देखते हैं कि अगला क्या ऑफर होता है। बट वुड यू बी विलिंग टू टेक ऑन कैरेक्टर्स लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली आप डायरेक्टिंग और डीओपी आप कर ही रहे हैं काम, तो अगर इस तरह के दूसरे रोल्स आपको ऑफर हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि यार चलो एक गुरु कर लिया तो अब एक मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। एक बाप जिसके बाजू में दर्द होने लगी है 10वीं किस्त में या एक भाई जिसको अपनी बहन का पसंद नहीं है किसी लड़के से बात करना। डिपेंड करता है कैरेक्टर पे कि उसको मैं किस डायमेंशन में मुझे इजाज़त है उसको ले जाने की, और कितनी उस कैरेक्टर के अंदर कितनी वेरिएशंस हैं और या कितनी डेप्थ है उसके अंदर, ये डिपेंड करता है। हाँ ये ज़रूर आपकी बात ठीक है कि मैं रेगुलर कैरेक्टर्स करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उससे मतलब उसको करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे तो आपकी माशाल्लाह पहली ही जो इम्पैक्ट है आपके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस का वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आई होप कि आपके लिए लिखे जाएं किरदार, और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी स्टैंप लगा देना चाहिए कि यार कि अगर आपने एक तरह का रोल किया तो आपको सपोर्ट कैरेक्टर में ही किसी और में लिया जाए। ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है हमारे एक्टर्स के साथ। एक एक्टर है उसको आप एक्सपेरिमेंट करें, लीड में भी लें, डिफरेंट तरह के किरदार उनके लिए लिखें, और मैं जिन अदाकारों से ज़्यादातर से यही बात होती है, दे डू फील रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि पता नहीं शायद ये हमारे यहाँ नहीं बल्कि शायद दुनिया में ही ऐसा है कि किसी भी ड्रामा सीरियल का और फिल्म का हीरो जो है या हीरोइन जो है वो यही होते हैं 24, 22, 23 साल के, 24 साल के। बट जो जैसे ईरानी सिनेमा है या जैसे और जो दूसरे बड़े सिनेमाज हैं, टर्किश सिनेमा जैसे है, टर्किश टीवी इंडस्ट्री जैसे है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उम्र की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठप्पा नहीं है। उसमें तो किरदार की बात है
किरदार कैसा है, किसके गिर्द कहानी घूमती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इसमें और मैं ये आपकी बात को सेकंड करूंगा कि हमारे यहाँ भी इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए जो कि इस बात के ऊपर मुकीत ना हो कि जी एक 22 साल का लड़का है, एक 20 साल की लड़की है, और 2 20 साल की लड़कियां और एक 22 साल का लड़का है, और उनका लव ट्रायंगल है। सर वो हम कंटेंट इससे इतना निकलना स्ट्रॉन्ग, कंटेंट, सॉरी आपकी बात करूं, कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। द ड्रामाज आर नॉट कैरेक्टर ड्रिवन, दे आर एक्टर ड्रिवन। एक्टर ड्रिवन, यस यस यस। So that's quite unfortunate for a large pool of actors जो कि जो मौका ढूंढ रहे हैं कि उनका काम उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनका टैलेंट, उस स्किल को इस्तेमाल किया जाए जिससे वो भी बेहतर परफॉर्म कर सके। नहीं, अब देखें ना, ये अलिफ हो गया, इवन दाम भी जो था वो उसको आप ड्राइंग रूम सीरियल नहीं कह सकते, ठीक है, वो भी ऑफ बीट एब्सोल्युटली कहानी थी। तो अब देखें जिस तरह की पजीराई अलिफ को और परिजात जैसे सीरियल्स को मिल रही है जो कि रूटीन से हट के सीरियल हैं, तो आई थिंक अब जो बनाने वाले हैं वो इस तरफ सोचेंगे कि ऑफ बीट कहानियां भी बनाई जाएं इंशाल्लाह। असद भाई, आपकी एक फिल्म आ रही है अभी जी, और मुमताज जो कि प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ही इज एक्टिंग इन इट, कुबरा खान इज अ पार्ट ऑफ इट, उसके बारे में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? क्योंकि कास्ट का तो मैंने बता ही दिया, प्रोड्यूसर का भी बता दिया। जी बिल्कुल, मेरी फिल्म फीचर फिल्म, मेरा डायरेक्टर डेब्यू भी, एक्टिंग डेब्यू आपने देख लिया, डायरेक्टर डेब्यू, फिल्म डायरेक्टर डेब्यू वो मेरा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह है 2022 में। हमने एक फिल्म की है जिसमें जो कि गौहर मुमताज़ ने प्रोड्यूस की है, एंड कुबरा खान है उसके अंदर, एंड गौहर मुमताज़ खुद एज वेल एक्टिंग भी उसके अंदर कर रहे हैं। एंड उसमें राहत फ़तेह अली ख़ान, आयमा बेग, मोमिना मुस्तहसन, इनकी आपको गाने भी इसमें सुनने को आपको मिलेंगे, और काफ़ी अच्छी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी कास्ट है इसकी। मैं कास्ट अभी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, आपका एक शॉट तो होगा और कुछ ना हुआ तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता मैं लेकिन ये कि अच्छी फिल्म है, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर देखिएगा, 2022 में इंशाल्लाह इसको रिलीज़ करेंगे। जॉनरा कुछ बताना चाहेंगे? लव स्टोरी इट्स है? लव स्टोरी विद सम थ्रिलर आप कह सकते हैं। अच्छा, थ्रिल का भी एलिमेंट। या ग्रेट। आपने एक हॉलीवुड फिल्म पे भी काम किया है, द विंडो। जी, आई वॉज द डायरेक्टर फोटोग्राफी ऑफ द विंडो। ये एक हॉलीवुड बेस्ड हॉलीवुड फिल्म है जिसमें फरहान ताहिर ने एक्ट किया है, एंड कंजा ज़िया एंड अम्मार लासानी इसके डायरेक्टर्स हैं, एंड व्हाट अ मास्टरपीस द विंडो। एंड इट इज येट टू बी रिलीज। यस, इट्स येट टू बी रिलीज। यस, थैंक यू सो मच असद भाई, आपने टाइम दिया, रियली मीन्स अ लॉट, और आपने अपनी एक इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी लोगों तक पहुंचाई। हमसे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं उनको एक्टर बनना है या उनको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है तो वो क्या करें। आई होप कि आपकी इस जर्नी से वो इंस्पिरेशन लें और उनको भी ये पता चले कि दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग जॉब। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने आने वाले जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब आप इस हमाम में कूदें तो पूरे नंगे होकर कूदिएगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। कोई भी काम जब आप सदक़े दिल से शुरू नहीं करेंगे, खुदा की मोहब्बत को दिल में रख के शुरू नहीं करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। हमारी फील्ड, हमारा प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि इसमें बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ी चार्म है इसके अंदर, आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं अपने ना अक्सर मेरे कज़न्स एंड वो मुझसे छोटे दोस्तों के छोटे भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि असद भाई आपकी शूट पे चलेंगे, असद भाई आपकी शूट पे चलेंगे, यार आप प्लीज़ अपनी शूट पे बुला लें। मैं आ जाओ। वो आ तो जाते हैं लेकिन जाते हुए ऐसे हाथ जोड़ के जाते हैं कि असद भाई ये आप लोगों का ही काम है। कहने का मकसद ये है कि हर काम का मज़ा जब भी आता है जब आप उसके अंदर डूब जाते हैं, और जब आप डूब जाते हैं और उस काम की अहमियत को समझ के कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। और ये परवाह किए बगैर कि अच्छा मुझे ये रोल मिल जाएगा, मैं हीरो बन जाऊंगा या हीरोइन बन जाऊंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि असद भाई आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल है। उनको 24 साल जो उनकी एक ड्रीम था कैमरे के इस साइड पे आने का,
It took him 24 years to achieve that. Yes, 22 to 23 years. 22 to 23 years. So it's all about persistence as well. जी 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 जी, मैं तो अपने दोस्तों से हमेशा यही कहता आया हूँ कि मुझे खुदा ने भेजा यही काम करने के लिए। मेरे पास ना इसके अलावा कोई काम आता है मुझे, ना मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा, और ना मेरा कोई इरादा है इस काम के अलावा कोई और काम करना। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया असद भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। एंड आई रियली डू होप, क्योंकि आपने एक इतना ज़बरदस्त मार्क बनाया है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी स्टेलर परफॉर्मेंस से, दैट वी होप टू सी यू ऑन स्क्रीन अ लॉट मोर इन द कमिंग फ्यूचर। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू।